किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, किया करे है कि जब भी आप कोई काम करा तो भी की जब तैयारी अच्छी हुए तो परिणाम अपने आप अच्छा आया करे है। और ठंडा है अबार को जो टेम चाल रही है, किसान बहन भाया खातर टेम चाल रही है खेता माए तैयारी को, खरीफ की फसलों की तैयारी को। और जो तैयारी आप अच्छी कर लेवा तो फसल अच्छी आपने अपने आप मिलसी, उत्पादन अच्छो मिलसी और आप बत्ती लाभ कमा सकाला। और आज की जो चौपाल को आपनो विषय है जानकारियों को, वो भी वही विषय है सा कि खरीफ की फसलों की तैयारी क्या करा, पाको प्रबंधन क्या करा। क्योंकि तैयारी अच्छी कर ले प्रबंधन अच्छो कर ले तो फसला सु आप बत्ती उत्पादन ले सका। और आज का कार्यक्रम में चौपाल में जानकारियाँ देवा की खातर अपने साथ पधारे है डॉक्टर राकेश समोरिया जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप आचार्य हैं, शस्य विज्ञान शिक्षा निदेशक है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर सु। और इनके साथ ही आज अपने साथ कार्यक्रम में जानकारियाँ देवा की खातिर डॉक्टर योनिका सैनी जी, आपको भी कार्यक्रम में स्वागत करूँ। आप वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता है भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर सु। इसके साथ ही आप बातचीत जो आज की चौपाल की आप बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप साथ तैयारी की। पहली अभी आप बता दिया कि तैयारी आप अच्छी कर तो परिणाम अपना अच्छा रहसी। तो आप जो बात कर रहे हैं खरीफ की फसला की, तो पहले आप वो जान लिया कि जो खरीफ की फसला की आप बात कर रहे हैं वह कद तो वहाँ की शुरुआत हुए तैयारी की, जिया की आप बात करा कद वहाँ की जुताई की तैयारी हुए, कद वहाँ की कटाई की तैयारी हुए, और कसी कसी खरीफ की फसला हो सके है जहाँ का मायने सु किसान भाई चुने कि मैंने कसी फसल को आगे बुआई करनी है। धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे सामान्यतः हम 3 मौसम में खेती करते हैं, शरद ऋतु में और ये खरीफ ऋतु में और एक गर्मी का मौसम में। ख़ास तौर से हमारे पूरे देश में ये खरीफ का मौसम बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ वर्षा आधारित खेती होती है और वर्षा के मात्रा के हिसाब से या जो मृदा है वहाँ या जो और परिस्थितियाँ हैं जलवायु की और कृषकों के हिसाब से नाना प्रकार की फसलें हम लोग इस मौसम में लेते रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक तरफ हमारे यहाँ थार मरुस्थल का वो पश्चिमी राजस्थान का अंचल है, जहाँ अलग प्रकार का वर्षा का आधार सिस्टम है, फसलें हैं।
दूसरी तरफ हमारे यहाँ हाड़ौती अंचल है या साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान का विषय है, या हम जहाँ जयपुर में बैठे हैं वहाँ, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का फसलों का सिस्टम है राजस्थान में। और वर्षा ऋतु में, खरीफ के मौसम में, ये लगभग आप समझिए कि मई से प्रारंभ हो जाता है। जो कई क्षेत्रों में जहाँ कपास की खेती करते हैं वो मई से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जैसे जहाँ मूंगफली का क्षेत्र है, मूंगफली की बुआई शुरू होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दक्षिण राजस्थान में या हाड़ौती संभाग में धान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ भी जून में चाहे धान की रोपनी बनाने का विषय हो या खेत तैयार करके उसका पडलिंग करने का समय हो, ये सारी प्रक्रियाएं जून माह में शुरू हो जाती हैं। कुछ वर्षा के आने के साथ शुरू होती है और कई क्षेत्रों में वर्षा का आगमन थोड़ा विलंब से होता है। तो वहाँ जैसे आप जाएंगे शेखावाटी क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में, वहाँ बाजरा है या खरीफ की जो दलहन की फसलें हैं उनका जुलाई में बोने का शुरू होता है। तो पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल प्रणाली के हिसाब से, अलग अलग वर्षा परिस्थिति के हिसाब से फसलों का प्रबंधन या फसलों की प्लानिंग कृषक भाई करते हैं और उसी हिसाब से जून माह से ही खरीफ ऋतु शुरू हो जाती है। और आपको जो क्षेत्र है बीका क्षेत्र का हिसाब से आपकी फसल को चुनाव कर सके है जी का मायना आप जाना चावल, मक्को, ज्वार, बाजरो, गन्नो, कपास, मूंग, उड़द, ऐसे अगली फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं। अब था का क्षेत्र की जो माटी है, था का क्षेत्र की जो जलवायु है, बी को सबने ठा है, बी हिसाब से आपकी फसल को चुनाव करो और खेता की पूरी तैयारी रखो। अब बात आ गई सा खेता की तैयारी की, तो जो तैयारी की बात आप कर रही हैं हाँ कि जब मानसून आबा वालों हुआ तो जी मानसून की तैयारी आप पहली करया करा हाँ। घर में भी आप देखा हाँ कि पहली आप तैयारी रखा कि आगे बरसात को मौसम आबा वालों है, तो पहली वहाँ पर घर अपनी जो बरसातियाँ है, छतरियाँ हैं, बन निकाल हेड़ लिया करा हाँ। बिया ही आपने खेता की भी तैयारी अच्छी तरह रखनी चाहिए। तो जो खेता की तैयारी है योनिका जी, बी की शुरुआत क्या करे, कहीं तैयार करे। नमस्कार किसान भाइयों, तो बात करते हैं कि अच्छी फसल की खेती की। तो सबसे पहले जो अच्छी फसल की खेती है उसकी नींव जो है हमारी खेती की तैयारियों से ही शुरू होती है। उसमें हम बात करें कि जो हमारा खेत है, जून माह से हम खरीफ की तैयारी शुरू करते हैं। उसके अंदर हमें हमारे खेत में जो है मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से जो है गहरी जुताई अत्यंत आवश्यक है। जिससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी में जो कीटों के जो लार्वा होते हैं, प्यूफा होते हैं और जो हमारे फफूंद नाशक जो कीट रोग होते हैं, फैलाने वाली फफूंदियाँ होती है, वो हमारी धूप में आकर के जो है नष्ट हो जाती है। उसके साथ ही जो है मिट्टी में जलधारण क्षमता जो है वो बढ़ती है। साथ ही साथ मृदा में जो है वातन भी जो है अत्यंत आवश्यक होता है, वो भी अच्छा बना रहता है। उसके साथ ही हम बात करें कि हमें जो है 2-3 कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से जो है मिट्टी की जो है अच्छी तरीके से जुताई करनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहती है और अंत में हमें जो है पाटा लगा करके हमारे खेत को समतल कर देना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि गोबर की खाद की, कि हमारी जो मृदा है उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि जैविक खाद की जो मात्रा है, जैविक कार्बन है, उसकी अत्यंत कमी हो रही है। तो बुआई से 20-25 दिन पूर्व हमें जो है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जो गोबर की सड़ी हुई खाद है, कंपोस्ट है, उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि हमारी जो खेत है उसकी जो मृदा है वो अच्छी और स्वस्थ रहे। तो आप पहली सु तैयारी आपने रखनी चाहिए जी, आपने योनिका जी बताया कि खाद की भी व्यवस्था पहली सु रखनी चाहिए और सगली तैयारियां को ध्यान रख और आगे बढ़ना चाहिए। अब जब खेत की तैयारी आप कर लिया तो अगली बात आ जावे कि खेता में टेम आसी थोड़ा दिन पाचे बीज देबा को। तो वह बीज जब देबा लागे तो वह बीजों को चयन किया करे, वह बीजों को उपचार किया करे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि हम जो कोई फसल ले रहे हैं तो कृषक भाइयों से हमारा आग्रह रहेगा कि एक तो हम बीज में और जो अन्न होता है, दाना होता है, उसके फ़र्क को समझे। हर जो दाना या अन्न उपलब्ध है वो बीज नहीं है। बीज का मतलब ये है कि बड़े गहन वैज्ञानिक शोध से वैज्ञानिक एक किस्म का विकास करते हैं और उसका बीज जो प्रजनक बीज कहते हैं या न्यूक्लियस बीज कहते हैं वो स्वयं तैयार करते हैं और बाद में अलग अलग प्रकार की जो बीज बनाने वाली एजेंसीज हैं, चाहे NSC है, RSCC है या निजी क्षेत्र की बहुत सारा सिस्टम है, वो उसका बढ़ावा करके उसको उगा के उस बीज को हस्तांतरित करने का काम करती है किसानों में। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो फसल हम लेना चाह रहे हैं उस फसल की कौन सी किस्म हम लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि किस्म का संबंध आपकी पैदावार की क्वालिटी से भी है, आपके उत्पादन की मात्रा से भी है, प्लस उसमें जो कोई कीट का, बीमारी का प्रकोप होने की आशंका है उससे भी है,
या जैसे कई बार परिस्थिति ऐसी होती हैं कि चूँकि हम अब नहीं जान पा रहे खरीफ के मौसम में बरसात खेती में कि कब वर्षा की अधिकता होगी, कब वर्षा की कमी हो जाएगी, तो हमारे यहाँ सूखे की परिस्थिति बन सकती है या लंबा अंतराल हो जाए। तो उन परिस्थितियों में कौन सी वैरायटी है, कौन सी फसल वो सब जो चयन कर सकती है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें फसल के चयन में और वैरायटी के चयन में बहुत कृषक भाइयों को बहुत सावधानी से काम लेना है। और इस काम की मदद के लिए पूरा राजस्थान सरकार का कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और भारत सरकार का अनुसंधान कृषि परिषद भी के लोग भी पूरा तन मन उसके साथ हैं कि उसके निर्णय प्रक्रिया में वो मददगार बन सकें। दूसरी बात जब आती है कि जब बीज का हमने वैरायटी और किस्म के बाद चयन कर लिया, तो बीजोपचार एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है इसमें। वो इसलिए है क्योंकि कई बार बीज में जैसे बीज जनित रोग भी होते हैं, किसी कीट का प्रकोप हो सकता है, या दलहनी फसलों में जो आजकल बहुत हम लोग देख रहे हैं कि जैविक खेती की या प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करने के लिए हम किसान भाइयों को आग्रह कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से अगर कोई दलहनी फसल है तो उसमें आपका राइजोबियम का जो कल्चर होगा तो वो उसी हिसाब से पहले फफूंदनाशी का, फिर कीटनाशी का और फिर राइजोबियम कल्चर का उपचार करके किसान भाई उसको बोएं। और बीज में एक बात मेरी किसान भाई से और आग्रह है कि बीज की मात्रा का प्रयोग करना, वो जैसी सिफारिश हो रखी है कि मान लीजिए कोई फसल है, अमुक फसल में इतना बीज का प्रयोग होना है, उतना ही प्रयोग करें। उससे एक तो फसल अच्छी होगी, दूसरा बीज की लागत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस अतिरिक्त बीज का बोझ हम पे नहीं आएगा। और आज हम देख रहे हैं कि कई फसलों में जैसे अभी मूंगफली की आएगा या चने की फसल का आता है, कई बार बीज का अभाव हो जाता है। तो जितना आवश्यकता होता है बीज इस्तेमाल करें, उसका पूरा बीजोपचार करें, किस्म का ध्यान रखें, फसल का ध्यान रखें। ये थोड़ा सा किसान भाइयों से आग्रह है कि इस बात ध्यान रखें। वो तो बिल्कुल बीज को ध्यान रखना है। आपने की तरीका की फसल चाहे जे बी का हिसाब से बीजा को चयन करना है। जब बीज को चयन हो गयो, बीजोपचार हो गयो, तो अब आगलो जो चरण आसी वो बीजाई को आसी। अब बीजाई की जब बारी आवे तो बी को कई तरीको होना चाहिए जी योनिका जी? बिजाई की अगर हम बात करें तो जो हमारी खरीफ फसलें हैं उनकी जो बुआई है वो सामान्यतया जो है जून के मध्य से स्टार्ट होती है, उसके जुलाई के मध्य से स्टार्ट होकर के जो है जुलाई एंड तक जो हमारी बुआई होती है। उसके बाद ही हम बात करें कि हर फसल के लिए जो बीज दर होती है वो अलग अलग होती है। सभी के अनुरूप जो है हमें जो भी वैज्ञानिक जो रिकमेंडेशन दी गई है उन्हीं के अनुरूप हमें जो है बुआई करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मूंग की फसल की, जो कि हमारे राजस्थान की एक प्रमुख फसल है, तो उसके लिए जो बीज दर है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और उसी के अनुरूप जो है हमारी बीज की दूरी की हम बात करें कि कितनी दूरी पर हमें जो है पौधे लगाने चाहिए, तो जो उसकी कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। उसी तरह अगर हम बाजरा की बात करते हैं जो भी हमारे राजस्थान की एक मुख्य फसल है, उसकी जो बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और उसके साथ ही जो उसकी दूरी है वो 45 × 10 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी है। उसके बाद ज्वार की बात करें, मक्का की बात करें, तो इनमें जो है स्पेसिंग जो है हमारी अच्छी होती है। जैसे कि मक्का की फसल की बात करें तो उसके जो पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें जो कतार से कतार की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है हमारी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो और उसकी जो बीज दर है वो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग होती है। तो इस तरीके से जो है हमें अनुरूप जो बीज दर है उसी के अनुसार जो है हमें खेती करनी चाहिए। तो इसमें कुछ मैं जो मैडम के कुछ बात जोड़ना चाह रहा था, किसान भाई से आग्रह ये है कि आजकल बीज के नाम पे बहुत तरह का थोड़ा सा किसान भाई के साथ कई बार धोखा सा हो जाता है। तो जिस जहाँ से भी बीज हम ले रहे हैं वहाँ से बिल अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि बिल में ही उसमें बीज का बैच भी है, टैग भी है। तो कोई ऐसी अनहोनी कभी होती है कि किसी किसान भाई को कभी ऐसा धोखा सा मिल गया है तो उसकी प्रॉपर हम लोग जांच भी कर सकते हैं, प्रॉपर उसका समाधान भी हो सकता है। तो बिल लेना कभी न भूलें। और एक ही साथ में अगलो जो सवाल आपसे पूछबो चाह रही वो वही सवाल पूछबो चाह रही है कि जो किसान भाई जब बीज लेवे तो उन्नत और प्रमाणित बीज ही लेवे, बिल्कुल एक ही कहीं आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है कि जैसे आपसे प्रारंभ में निवेदन किया था कि कोई भी दाना है, कोई भी अन्न जो है वो बीज नहीं है। बीज का मतलब है कि वो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से भी निकल के आया है, उत्पादन प्रक्रिया से भी निकल के आया है और भारत सरकार के जो बीज के नियम है उसके हिसाब से वो उसका एक पैकिंग होगी, एक बैच नंबर, टैग नंबर इश्यू होगा। तो वो ये आश्वस्ति है कृषक भाई को कि ये जो बीज है बीज ही है, उत्तम क्वालिटी का बीज है और पूरी वैधानिक प्रक्रिया से निकल के पैकिंग के साथ आया हुआ है। अगर बिल हमने प्राप्त किया है तो कभी भी ऐसी अवांछित परिस्थिति बनती है
तो फिर पीछे जाके उस बिल के आधार पर ये जांच हो सकती है कि क्या वाकई कोई उसमें अनियमितता बरती गई थी या कोई परिस्थितिवश ही कोई फसल खराब हुई है। तो ये किसान भाइयों को हित में है कि वो प्रमाणीकरण बीज लें, प्रमाणित संस्थाओं से लें और बिल अवश्य प्राप्त करें। कोशिश ये है कि चाहे कृषि विश्वविद्यालय, हम लोगों ने भी अभी हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय का बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जहां कृषक भाई वेबसाइट पर जाके ये देख सकते हैं कि किस फसल का बीज, किस वैरायटी का बीज हमारे, जैसे हम लोग 14-15 जिलों में बिखरा हुआ विश्वविद्यालय हैं, तो कौन सा बीज किस फसल का, किस वैरायटी का बीज किस केंद्र पर उपलब्ध है, वहाँ जाके वो अपने सिंपल बहुत साधारण प्रक्रिया से उसको बुक कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम तरह की जो और एजेंसी है, RSCC है, NSCC है, या और दूसरे कृषि विश्वविद्यालय हैं, या भारत सरकार का जो कृषि अनुसंधान परिषद है, तो वहाँ से बीज प्राप्त की कोशिश करें और जिस भी एजेंसी से लें बिल अवश्य प्राप्त करें। एक बात। तो दूसरी बात ये है कि अब आज किसान भाइयों को ध्यान और रखना है कि जैसे एग्जाम्पल दें, मूंगफली का एग्जाम्पल है, कई क्षेत्रों में मूंगफली का जैसे फैलने वाली किस्में आती हैं, कई जगह कैसे झुमका किस्में आती है, उसको बंच टाइप कहते हैं। तो किसान भाई को ध्यान रखना है कि हमारे क्षेत्र के लिए ये बंच टाइप या झुमका प्रकार की वैरायटी ज़्यादा उपयुक्त है या अर्धविस्तारी या विस्तारित वाली है, फिर उसमें कौन सी वैरायटी उपयुक्त है। कहीं छोटे दाने का जिसमें तेल मात्रा ज़्यादा है, कहीं बड़े दाने वाली मूंगफली की फसल, तो सारा ध्यान किसान भाई को रखना चाहिए कि वैसी ही किस्में उपलब्ध हैं। और एक जो विषय मैं किसान भाई को ध्यान में आपको लाना चाह रहा हूँ कि आज हाल के वर्षों में हमारी कृषि विश्वविद्यालय के दुर्गापुर अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं बाजरा की, जिनमें प्राकृतिक रूप से जिंक की और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसको फोर्टिफाइड कहा गया। और भारत भर में पहली बार ही ऐसा कर पाने में हम लोग कामयाब हुए, जहां बाजरे की 2 वैरायटियों में जिंक की और आयरन की मात्रा सर्वाधिक है। और वो न केवल किसान को अतिरिक्त इनकम देगी, बल्कि जो खाने वाले लोग हैं, खासतौर से हमारे माता बहनें हैं, उनमें आयरन जिंक की कमी को पूरा करेगी। तो ये बीज खरीदते वक्त सारी सावधानियां कृषक भाई रख सकते हैं। और इसमें कोई परामर्श अगर लेना चाहें कृषक भाई फसल से पहले, तो अवश्य ही कृषि वैज्ञानिकों से या विभाग के अधिकारियों से परामर्श अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, आप राकेश जी बहुत अच्छी तरीका से वहाँ के किसान भाइयों ने समझाया कि की तरीका से ने सोचना चाहिए कि कशो बीज लेनो है, उन्नत और प्रमाणित बीज लेनो है, खटसू किया लेनो है, वो भी आपने बताया। लेती टेम कहीं सावधानियां रखनी है, वो भी आपने बताया। अब आगलो जो बात आवे है सा माटी की क्या करे न कि जैसे बोशो बशो काटशो तो बात हो जावे है बीज सू। अब इक आगे चाल चाहे कम बोशो तो माटी को जो प्रबंधन है या माटी की जो जांच है बी की व्यवस्था की तरीका से करे योनिका जी। देखिए किसान भाइयों, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके हमें रोग का पता बता करके उसके बाद में दवा देते हैं, उसी तरीके से जो हमारी मृदा है, हमें भी पहले अपनी मृदा की जांच करनी चाहिए। उसके बाद में उस मृदा की जांच करने के बाद उनमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है और कौन कौन सी मात्रा में उनकी आवश्यकता है, उसी अनुरूप हमें हमारी खाद का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें, किसान भाई को अभी यही नहीं पता होता है कि मृदा परीक्षण किस तरीके से करना है, तो वो उसकी एक विधि होती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम मृदा परीक्षण करते हैं तो हमारे खेत की जो मिट्टी है उसको हम जिगजैग क्रम के अंदर 8 से 10 जगहों से 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में जो है मिट्टी के सैंपल लेते हैं। फिर उन सैंपलों को एक जगह एकत्रित करके हम 500 ग्राम नमूना जो है वो मिट्टी की जांच के लिए किसी भी नज़दीकी जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि संस्थाएं हैं, अनुसंधान विभाग है या आपके कृषि पर्यवेक्षक है, उनसे जो है आप वहां जाकर के सैंपल की जांच करवा के जो है अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है। तो उसके अंदर जो है हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारी पीएच हो गई, हमारी मिट्टी में कितनी लवणीयता है, कितना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, सल्फर है, और उसके साथ ही जो है हमारी जो फसलें हैं उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो उन सब की जांच जो है मृदा परीक्षण के द्वारा की जाती है, जिससे कि जो किसान भाई हमारे जो यूरिया का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं, उसके बाद डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस जांच से उन्हें पता चलेगा कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, तो उसी अनुरूप वो जो है संतुलित मात्रा में जो है उर्वरकों का प्रयोग करें और अपनी मृदा की सेहत, फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आगलो जो हमारे मन में बात आ रही है कि जो आप खाद की बात कर रहे हैं, उर्वरका की बात कर रहे हैं, आजकल हर कोई आई चाहे है कि मैंने उपज अच्छी मिल जाए। शुरुआत में तैयारी अतरी अच्छी करी हूँ तो उपज भी मैंने अच्छी मिलनी चाहिए, और ये अच्छी उपज लेवा की खातर
उर्वरक भी न देना पड़सी, खाद देना पड़सी, लेकिन बा को संतुलन भी न बनायो रखनो चाहे जे ई की समझाइश क्या करा और इन संतुलन ने वे क्या समझे और आगे बढ़े। बहुत वाजिब प्रश्न आपने किया है और किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो मैडम कह रही थी उससे आगे की बात मैं कहता हूँ कि जैसे मृदा परीक्षण से हम ये देख रहे हैं कि किस पोषक तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, और जो फसल हम बोने वाले हैं उसको किस पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो फसल की आवश्यकता और हमारी जो हमने मिट्टी का परीक्षण कराया है उसके आधार पे अगर हम खाद में उर्वरक में जाते हैं तो निसंदेह कृषक को न केवल अच्छी उपज मिलेगी बल्कि कीट बीमारी का प्रकोप भी कम होगा। अभी हम थोड़ी सी गलती हमारे कृषक भाई क्या कर लेते हैं कि बिना परीक्षण के, जैसे पड़ोसी जो कर रहा है वो हम लोग करते हैं। पड़ोसी की फसल दूसरी हो सकती है, पड़ोसी की वैरायटी दूसरी हो सकती है, पड़ोसी का काम दूसरा हो सकता है, तो वो भेड़ चाल तो हमको नहीं करनी है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मूंगफली की फसल ले रहा है, अब मूंगफली फसल में हमें जो यूरिया की हम बात कर रहे हैं, डीएपी बात कर रहे हैं, वहाँ तो हमें सल्फर की आवश्यकता भी पड़ेगी, वहाँ तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो अगर मिट्टी की जांच हमने करवा रखी है और वो जांच हमारे सामने है तो हमें पता है कि इस जांच के आधार पर हमारी ये फसल है, इसमें इतना हमें यूरिया देना है, इतना डीएपी देना है और इतना दूसरे तत्व देना है। और किसान में से एक मैं आग्रह करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा खाना पीना बनाया और चुटकी भर नमक नहीं डाला तो वो पूरा खाना बेकार है। चाहे आपने घी तेल खर्च किया हो, चाहे उसमें कुछ और अच्छे पकवान डाले हों, वो खाना वो स्वादिष्ट नहीं बन सकता। तो वैसी खुराक जो है फसलों की भी है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों का ख्याल नहीं रखा तो आपने कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना देशी खाद डाला है उसका बहुत अर्थ होने वाला नहीं है। तो जैसे हम अपनी खुराक के बारे में जानते हैं वैसा ही खुराक हमें पशुओं की भी चाहिए और मृदा की भी चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं किसान भाई को ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि उर्वरकों में भी कम तब फायदा मिलेगा जब हम देशी खाद का इस्तेमाल करेंगे। अगर देशी खाद का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे हमारा स्वास्थ्य है, हमारी फसलों का स्वास्थ्य है, पशुओं का स्वास्थ्य है, ऐसे मृदा भी, मिट्टी भी एक जीवित पदार्थ मानिए आप उसको, वो मृत नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारा जीवन है। अगर उस जीवन को हम सपोर्ट करने वाला पोषण नहीं देंगे तो वो जीवन खत्म हो जाएगा और मृदा का जीवन खत्म हो जाएगा तो वो हमारी फसलों का अच्छा पैदावार नहीं दे पाएगी। तो जो कुछ भी हम दे रहे हैं फसल खेत में वो इस नज़रिए से देना चाहिए कि हम मृदा के स्वास्थ्य को, उसके पोषण को बेहतर कर रहे हैं। तो ई की जो शुरुआत है कुल मिलाकर जो उर्वरका की शुरुआत है वह मृदा से ही शुरू हो सी। तो मृदा की पहली जांच करवाओ कि ताकि मृदा का मायने कच्चा पोषक तत्वों की ज़रूरत है और बी पचे खाद को, उर्वरका को इस्तेमाल करो। और जो आप बात बताई नमक की, वो भी आपने ध्यान रखना है कि नमक कतरो गेरनो है वो भी ध्यान रखना है कि कम हो जासी तो भी अच्छी बात को न, बत्तो हो जासी तो भी अच्छी बात को न। तो उर्वरका की जितनी आवश्यकता आपकी माटी में है बतराई गेरो। अब अगली बात आ जावा है सिंचाई की। तो जो पानी को प्रबंधन है, जो सिंचाई को प्रबंधन है, वो की तरीका से करे? किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी खरीफ की फसलें हैं वो पूरी वर्षा आधारित फसलें होती हैं उनमें, लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान जो है हमारा, उसमें वर्षा की जो अनिश्चितता है लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों के सामने यही समस्या है कि वो जो है सिंचाई कैसे करें फसलों में, उनका प्रबंधन कैसे करें। तो उसकी हम बात करें सबसे पहले कि हमें जो है अपनी नमी को जो है संरक्षित रखना है मृदा में, तो उसके लिए हमें जल संरक्षण जो उपाय हैं उनको अपनाना पड़ेगा। जैसे कि हमें जो हमारा खेत है बारिश के समय उसमें जो पानी आता है उसको हमें जो है एक संचयन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो हमारे वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड हैं वो बनाने पड़ेंगे, तालाब का निर्माण करना पड़ेगा। ये सारी जो है हमें वर्षा जल के संचयन के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं, फिर भी अगर हमारी वर्षा की कमी रहती है लगातार, तो हमें जो हमारी फसलें हैं उनकी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, मतलब ऐसी अवस्थाएं जिसमें पानी देने से जो है फसल उत्पादन जो है अच्छा हो रहता है, अगर उस क्रांतिक अवस्था पर फसलों को पानी नहीं मिलता है तो उत्पादन में बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे बात करें अपन मूंग की फसल की, उसके लिए जो है पानी की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। एक सिंचाई से जो है हम अगर फली बनते समय या फूल बनते समय उसमें सिंचाई करते हैं तो अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह बाजरा की हम बात करें तो बाजरा जो है एक सूखा सहनशील फसल है, लेकिन इसमें भी अगर हम सिंचाई करते हैं तो वो बालियाँ निकलते समय या कल्ले निकलते समय अगर करते हैं तो बाजरा की फसल से हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। उसी तरह राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि ज्वार भी बहुत अच्छी फसल है,
तो उसके अंदर भी जो है हम घुटना तक जब हमारी जो फसल आ जाती है उस अवस्था में या दाना बनते समय हम जब सिंचाई करते हैं तो हमारी फसल में बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, जहाँ पर वर्षा की जो है अच्छी खासी मतलब बारिश होती है, तो उसमें जो है हमारा जो जल है उसकी कोई कमी नहीं होती है, तो सिंचाई वहाँ पर जो है आवश्यक रूप से हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है और हमारी जो पूर्वी राजस्थान है उनमें हम 1-2 सिंचाई करके क्रांतिक अवस्था पर अपनी फसल का पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो बात हुई सिंचाई की, आप कहीं के विचार हो? इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाह रहा था मैडम कह रही, किसान भाई से ये है कि हम लोग अब जैसे जलवायु बदल रही है और हम नहीं जानते कि कितनी बारिश अधिक होगी कम होगी। मई के महीने बारिश हो रही है, आपने देखो 2 साल पहले कि कोई लू का मौसम ही नहीं आया, 2024 में पूरा साल बारिश होती रही। लेकिन ये तो बारिश का बदलता हुआ एक मिजाज है। दूसरा, जो हम फसल ले रहे हैं या फसलें उगा रहे हैं उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, तो क्या जो बारिश का अब जो मिजाज है वो हमारी फसलों के अनुकूल है, ये बहुत बार नहीं होता। और हम जो प्रदेश हैं, राजस्थान प्रदेश खास तौर से, हम सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश हैं देश का, लेकिन जब पानी की बात आती है तो हम बहुत ही विषम परिस्थिति में, हमारे पानी बहुत कम है। तो किसान भाई से मेरा आग्रह ये है कि अब हमको जल संचयन पे भी जाना चाहिए। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है, उसको हमें लौटना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार भी तमाम तरह की योजनाओं के मार्फत, तमाम तरह अनुसंधान के मार्फत इस बात को प्रोत्साहित कर रही है कि हम जल संरक्षण पर माकूल रूप से ध्यान दें, चाहे टाँका बनाना हो, पौंड बनाना हो, तालाब बनाना हो, या खेत में ही पानी को सुरक्षित रखना हो, तो वो बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो शुरुआत में मान लीजिए बारिश बहुत अच्छी हो गई, अच्छी फसल हो गई, और बीच में 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन बारिश नहीं आई और आपकी अच्छी खासी फसल पकाव पे है या फूल आने की स्थिति में है, वहाँ फिर पानी का अभाव है। अगर हमने कि टाँका बना रखा है, तालाब बना रखा है, पौंड बना रखा है, तो वहाँ से 1-2 बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है, उससे दे के हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा, जो भूजल स्तर की जो गिरावट हो रही है, अगर हम खेत का पानी खेत में, गांव पानी गांव में रख रहे हैं, जल संरक्षण कर रहे हैं, तालाब में, पौंड में, किसी तरीके से वर्षा के पानी को केंद्रित कर रहे हैं, तो हमारा वो भी हम जल स्तर भी बढ़ा सकते हैं। तो इस नज़रिए से भी हमको देखना होगा। तो और भैया भी आपने जो राजस्थान प्रदेश है वो तो शुरू से ही जल प्रबंधन बहुत अच्छा तरीका से करते आ रहे हो, टेम पे नाड्या तालाबा को पूरा रख रखा वो रखा है जिसको आगे वो सिंचाई की समस्या उनको आगे को नहीं बढ़ सके। भी साथ ही राकेश जी आप कार्यक्रम में पधारा, योनिका जी आप कार्यक्रम में पधारा, वहाँ के दर्शकों ने जो तैयारी की बात आप कर रहे हैं, वह तैयारी आप वहाँ की अच्छी करा दिया, तो अब परिणाम तो वहाँ का अच्छा ही रहना है। तो दर्शक भाई बहनों, आई आशा कर रहा कि आप तैयारी जो है आपकी खरीफ की फसलों की वह अच्छी रहे, जिस फसल को उत्पादन आप बत्ती ले सको। अबार माने दो इजाजत, फिर आसिया नई चौपाल में नया विषय के साथ। तो राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।